नमस्कार। मैं सुनील कुमार सिंह हरिद्वार राय इंटरमीडिएट कॉलेज से जीव विज्ञान के आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मानव शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। तो उन्हीं के अंतर्गत एक क्रिया है श्वसन। तो आज हम लोग श्वसन और गैसों के विनिमय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमको अध्ययन क्या करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमको अध्ययन करना है श्वसन, फिर श्वसन के अंग, मानव श्वसन तंत्र, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन संबंधी आयतन व क्षमताएं, गैसों का विनिमय और गैसों का परिवहन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं श्वसन क्या है। श्वसन वह अभिक्रिया है जिसमें वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु भोजन के ऑक्सीकरण में किया जाता है और इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा का उपयोग हम शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। अब देखते हैं श्वसन अंग। तो शरीर में श्वसन की क्रिया के संचालन के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं जिनको हम श्वसन अंग कहते हैं। और भिन्न भिन्न जंतुओं में यह श्वसन अंग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट और चपटे कृमियों में श्वसन शरीर की सतह से होता है। कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है, जबकि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और मछलियों में श्वसन की क्रिया क्लोम के द्वारा होता है, जिनको हम गिल्स कहते हैं। इसके अलावा सरीसृप, पक्षी और बहुत सारे स्तनियों में श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा संपन्न होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न जीवों में श्वसन के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं। अब हम देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के जो प्रमुख भाग हैं, नासाद्वार एक जोड़ा होता है, दूसरा नासापथ या नाजल कैविटी, ग्रसनी, कंठ, ट्रैकिया, श्वसनी और श्वसनिया, वायु कूपिका। एक और भाग होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। तो इसका भी श्वसन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस चीज को हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये नोजल कैविटी है जो आगे चल करके सी आकार में बढ़ जाती है, जिसको हम फेरिंक्स बोलते हैं। ये मुंह गुहा से जुड़ी हुई होती है। फिर ये आगे लैरिंक्स पाया जाता है, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये आगे चल करके यही ट्रैकिया दो मुख्य भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई या इसको श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी आगे कई छोटे छोटे महीन खंडों में विभाजित हो जाती हैं, जिनको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियोल्स के बाद ब्रोंकियोल जो होता है बहुत सारी वायु कूपिकाओं से घिरा हुआ होता है और वायु कूपिकाएं रक्त केशिकाओं से घिरी हुई होती हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं डायफ्राम ये श्वसन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायाफ्राम शरीर को दो भागों में विभाजित करता है, ऊपरी भाग को वक्ष भाग और निचले भाग को उदर बोला जाता है। जो फेफड़े होते हैं वो वक्ष भाग में ही स्थित रहते हैं। ठीक है। अब हम श्वसन की क्रियाविधि के बारे में जानते हैं। श्वसन की क्रियाविधि दो पदों में पूर्ण होती है। पहला पद है गैसीय विनिमय और दूसरा पद है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं में संपन्न होता है। तो गैसीय विनिमय भी पुनः दो भागों में बढ़ जाता है।
अंतः श्वसन और दूसरा है निःश्वसन। इसी प्रकार कोशिकीय श्वसन भी दो भागों में बंटता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। तो यहाँ पर हम गैसीय विनिमय का अध्ययन करेंगे। तो श्वसन की क्रियाविधि के अंतर्गत जो पहला पद है उसका गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय के अंतर्गत हम सबसे पहले अंतः श्वसन के बारे में जानेंगे। अंतः श्वसन होता क्या है? डायाफ्राम व इंटरकोशल पेशी संकुचन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे फुफ्फुस के आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिससे वायु फेफड़ों में आ जाती है। तो इस पूरे अंतः श्वसन को हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा फेफड़ा है और जब हम सांस लेते हैं, सांस को खींचते हैं, उस समय जो हमारा डायफ्राम होता है वो संकुचित होता है। तो इसके संकुचन से पसलियों और उरोस्थि में फैलाव होता है, वक्ष के आकार में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से जो फुफ्फुस का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है और बाहर का यानी जो वायुमंडलीय वायु होती है वो हमारे फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये है हमारा अंतः श्वसन। अब गैसीय विनिमय के अंतर्गत दूसरी क्रिया है निःश्वसन। डायाफ्राम और इंटरकोस्टल पेशी शिथिलन से वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है, जिससे फुफ्फुस के आयतन में कमी होती है और फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, जिसके कारण वायु फेफड़ों से बाहर चली जाती है। तो इस क्रिया को भी हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे जब ये डायाफ्राम में संकुचन शिथिलन होता है तो यहाँ पर जो फुफ्फुसी आयतन है उसमें कमी आ जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन के द्वारा या श्वासोच्छ्वास के द्वारा हम अंदर लेते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह है निःश्वसन की प्रक्रिया। तो हम पूरी श्वसन की क्रियाविधि को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम नासा छिद्र के द्वारा वायु को अंदर ग्रहण करते हैं तो नासा छिद्र से होकर के नासा गुहा में वायु पहुंचती है और वहां पर नासारोम और श्लेष्म के कारण जो नोजल कैविटी में नासारोम पाए जाते हैं और वहां पर श्लेष्म होता है, तो जिससे बाहर के जो धूल के कण या और भी कोई अशुद्धि होती है हवा में, तो वहीं पर नासारोम और श्लेष्म में चिपक जाते हैं, जिससे वो अंदर जो हमारा बाकी श्वसन तंत्र है उसके अंदर पहुंच करके कोई नुकसान नहीं पहुंचाने पाता है। तो वो वहीं पर रोक दिए जाते हैं और यह धूल रहित वायु ग्रसनी और कंठ से होते हुए ट्रेकिया में और फिर वहां से श्वसनी और श्वसनिकाओं से होते हुए यह कुपिकाओं तक पहुंचती है। कुपिकाएं चारों तरफ से रक्त केशिकाओं द्वारा घिरी होती हैं और इन रक्त केशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन हम हवा के माध्यम से शरीर के अंदर लेते हैं, कुपिकाओं से होते हुए विसरण के द्वारा वो रक्त केशिका में पहुंचती है और वहां यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक उसी समय केशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और निःश्वसन के फलस्वरूप, जो निःश्वसन की प्रक्रिया होती है उसके फलस्वरूप वह केशिका रक्त केशिका से निकल करके कुपिकाओं में, कुपिकाओं के बाद फिर वो ब्रंकियोल्स, ब्रोंकाई और ट्रेकिया के माध्यम से होते हुए वो हमारे शरीर से बाहर निकल आता है।
तो ये पूरी प्रक्रिया, या इसको हम कह सकते हैं यही श्वसन की क्रियाविधि है। आइए अब देखते हैं श्वसन संबंधी आयतन व क्षमताएं। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताओं के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे प्रवाही आयतन, इसको टाइडल वॉल्यूम या टीवी बोला जाता है। तो वायु का वह आयतन जो एक श्वासोच्छ्वास के दौरान लिया और छोड़ा जाता है, एक श्वासोच्छ्वास के दौरान लिया और छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं श्वासोच्छ्वास क्या चीज होता है। श्वासोच्छ्वास या श्वास लेना, या इसको ब्रीदिंग बोला जाता है। तो हम जब हवा को, वायुमंडलीय हवा को शरीर के अंदर लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं, यानी सांस का लेना और सांस छोड़ना, ये जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो वायु का वह आयतन जो एक श्वासोच्छ्वास के दौरान लिया और छोड़ा जाता है, यह वायु के उस आयतन को व्यक्त करता है जो एक श्वासोच्छ्वास के दौरान पूरे तंत्र में स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV भी कहा जाता है। तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो व्यक्ति बलपूर्वक अंतः श्वसित कर सकता है, बलपूर्वक अंतः श्वसित कर सकता है, उसे अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं। तीसरा है निःश्वसन सुरक्षित आयतन, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको ERV भी कहते हैं। होता क्या है, जब वायु आयतन की वह मात्रा, वायु आयतन की वह मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है, वायु आयतन की वह मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है, उसको निःश्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं। इसके बाद आता है अवशिष्ट आयतन, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको RV से दर्शाते हैं। तो वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, पूरा वायु न निकल करके निःश्वसन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में बची रह जाती है, वह वायु की उस मात्रा को अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। तो इन सभी आयतनों को, यानी ये जो सारे आयतन है, प्रवाही आयतन, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन, TB, IRV, ERV और RV, इन सभी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसीय क्षमताएं निकाली जा सकती हैं, जिन्हें नैदानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिनका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं अंतः श्वसन क्षमता के बारे में कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता क्या है। अंतः श्वसन क्षमता सामान्य निःश्वसन के पश्चात वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है, उसको अंतः श्वसन क्षमता कहा जाता है। और यह TB यानी प्रवाही आयतन, टाइडल वॉल्यूम, और IRV यानी अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन के योग के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अंतः श्वसन क्षमता होती है वो प्रवाही आयतन और अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन के योग के बराबर होती है। इसके बाद दूसरा है निःश्वसन क्षमता,
यानी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो निःश्वसन जो क्षमता होती है सामान्य अंतः श्वसन के बाद, जो सामान्य अंतः श्वसन होता है उसके पश्चात वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति निःश्वसित कर सकता है उसको निःश्वसन क्षमता कहा जाता है। और यह प्रवाही आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम और निःश्वसन सुरक्षित आयतन के योग के बराबर होता है। इसके पश्चात तीसरी क्षमता है, उसको बोलते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यह जो क्षमता होती है सामान्य निःश्वसन के पश्चात, जो सामान्य रूप से निःश्वसन होता है उसके बाद वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, यानी इसको हम कह सकते हैं ERV प्लस RV। ERV यानी निःश्वसन सुरक्षित आयतन और RV यानी रेजिडुअल वॉल्यूम, दोनों के योग के बराबर क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता होती है। इसके बाद आता है जैव क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी। ये ERV प्लस TB प्लस IRV इनके योग के बराबर होता है। तो बलपूर्वक जब निःश्वसन होता है उसके पश्चात वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है उस मात्रा को जैव क्षमता कहते हैं। और यह जो क्षमता होती है ये निःश्वसन सुरक्षित आयतन, प्रवाही आयतन और अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन के योग के बराबर होता है। इसके पश्चात आता है फेफड़ों की कुल क्षमता यानी टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग या टोटल लंग कैपेसिटी, TLC बोलते हैं। तो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद फेफड़ों में जो वायु की कुल मात्रा समायोजित होती है उस कुल मात्रा को, वायु की कुल मात्रा को फेफड़ों की कुल क्षमता कहा जाता है। तो इस तरह से अंतः संबंधी श्वसन संबंधी आयतन और उनकी क्षमताओं का ज्ञान होता है। वायु कुपिकाओं में ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो ऑक्सीकृत रक्त, अनाक्सीकृत रक्त और ऑक्सीकृत रक्त की तुलना में ज्यादा है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता इनसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीकृत रक्त में पहुंचता है और वहां पर पहुंच करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतक में पहुंचता है। यहाँ हम इस चार्ट में देख रहे हैं कि ऊतक में ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, ऑक्सीकृत रक्त में ज्यादा है, तो विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से ये जो ऑक्सीजन है वो ऊतक में प्रवेश करता है। ठीक उसी समय हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता ऊतक में है वो ऑक्सीकृत रक्त की तुलना में ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की गति या इसका जो चालन है ये ऊतक से होता हुआ ऑक्सीकृत रक्त में आता है, फिर अनाक्सीकृत रक्त में, वायु कुपिकाओं में और उसके बाद फिर ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो गैसों का जो विनिमय होता है ये मुख्य रूप से विसरण के माध्यम से होता है। विसरण प्रक्रिया की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गैसों के विनिमय को हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जो अंतःश्वसित वायु होती है वो कुपिकाओं में आती है और कुपिकाओं के द्वारा ये बाएं अलिंग में, वहां से नीलर में, फिर उसके बाद ये सिस्टेमिक धमनी ऑक्सीकृत रक्त का वहन करते हुए फिर ये जो ऑक्सीजन होता है ये विसरण के द्वारा ऊतकों में पहुंच जाता है। ऊतक में उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो ज्यादा हो जाती है और इसका विसरण सिस्टेमिक शिरा के माध्यम
सिस्टेमिक सिरा में होता है और वहां से फिर ये दाएं अलिंद और दाएं नीले से होता हुआ फिर कोशिकी धमनी में जाता है, वापस कोशिकाओं में, और फिर निशोषण के द्वारा ये शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये गैसों का पूरा विनिमय का प्रोसेस है। गैसों का परिवहन देखते हैं। तो गैसों का जो मुख्य रूप से परिवहन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 97% ऑक्सीजन होता है वह लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा परिवहित होता है, जबकि 3% जो ऑक्सीजन बचता है वो प्लाज्मा के द्वारा परिवहित होता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका 20 से 25% लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, जबकि 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में ये परिवहित होता है, और शेष जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह प्लाज्मा के द्वारा परिवहित होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ऊतकों में उच्च कार्बन डाइऑक्साइड और निम्न ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि कोशिकाओं में जहां कार्बन डाइऑक्साइड निम्न और ऑक्सीजन उच्च होता है, अतः वहां पर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड वियोजित होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। बाइकार्बोनेट के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं तक पहुंचती है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सांद्रताओं के आधार पर वियोजित होती है। जब ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, और जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है तो वह कार्बोनिल हीमोग्लोबिन से टूटकर अलग हो जाता है। अब आते हैं ऑक्सीजन के परिवहन के विषय में। तो कोशिकाओं में उच्च ऑक्सीजन, निम्न कार्बन डाइऑक्साइड, कम हाइड्रोजन आयन सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, इसलिए यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जबकि ऊतकों में निम्न ऑक्सीजन, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, उच्च हाइड्रोजन आयन सांद्रता और उच्च तापक्रम होने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन को यह वियोजित करता है। अतः ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे श्वसन का नियमन। अब देखते हैं श्वसन का नियमन किस तरह से होता है। श्वसन का नियमन मुख्य रूप से तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, इसलिए हम इसको तंत्रिकीय नियमन भी कहते हैं। श्वसन का नियमन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के श्वास केंद्र द्वारा होता है, और जहाँ पर मेडुला ऑब्लांगाटा और पोल्स इसके मुख्य केंद्र होते हैं। तो हम देखते हैं कि फेफड़ों में वायु इस प्रकार से प्रवेश करता है। तो जो अंतःश्वसनी केंद्र है मेडुला ऑब्लांगाटा, इसके द्वारा अंतरापार्श्विक तंत्रिका और अंतरापार्श्विक पेशी में उद्दीपन दिया जाता है, वो आवेशित होता है, और जिसके कारण डायाफ्राम का संकुचन होता है, और डायाफ्राम के संकुचन के कारण जो वक्षीय गुहा होता है
उसके आयतन में वृद्धि होती है, उसका आयतन बढ़ता है और इस प्रकार से अंतः श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरी प्रक्रिया है फेफड़ों से वायु का निकास। यहाँ पर जो निःश्वसन केंद्र है मेडुला ऑब्लोंगाटा और उसके द्वारा न्यूमोटॉक्सिक केंद्र को आवेशित किया जाता है या उद्दीपित किया जाता है, जिससे अंतरापार्श्विक पेशी के कारण डायफ्राम में शिथिलन होता है, डायफ्राम शिथिल हो जाता है और डायफ्राम के शिथिल होने के कारण जो वक्षीय गुहा होता है उसकी आयतन में कमी आती है और इसके परिणाम स्वरूप निःश्वसन होता है और जो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। तो पूरी प्रक्रिया हम देखेंगे। अंतः श्वसन के कारण जो वातावरणीय वायु है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है और इसका अंतिम परिणाम यह होता है कि ऑक्सीजन कुपिकाओं के द्वारा रक्त केशिकाओं में पहुंचता है और वहां पर यह हीमोग्लोबिन से मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और निःश्वसन के द्वारा जो ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान होता है, इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो विसरण के थ्रू ये कुपिकाओं तक, फिर वहां से कुपिकाओं के द्वारा फिर वो ट्रैकिया से होता हुआ नासा मार्ग से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से फेफड़ों में वायु का प्रवेश और फेफड़ों से वायु का निकास संपन्न होता है। तंत्रिकीय नियमन के पश्चात हम देखते हैं रासायनिक नियमन। तो श्वास केंद्र कार्बोनिक अम्ल के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। अतः जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है या घटती है तो इससे श्वसन की दर प्रभावित होती है। इसलिए उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच का मान कम हो जाता है, जिससे श्वसन दर में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर था श्वसन और गैसीय विनिमय ये समाप्त होता है।